हाँ बच्चों, शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। और कल जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे लाख की चूड़ियाँ, उसको हम आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें और क्या होता है। बदलू मनीहारा था। बदलू क्या था? मनीहारा था। मनीहारा कौन होता है? जो चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। मतलब जो उसके पूर्वज जो कार्य करते हुए आ रहे थे, वो काम बदलू कर रहा था। उसने जो पूर्वजों से जो चीज़ें सीखी है, वही उसका व्यवसाय वो कर रहा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत थी, मतलब मांग बहुत थी। खूब बिकती थी उसकी चूड़ियाँ। वह गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी और आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। चूड़ियों की खपत क्यों थी? क्योंकि गांव में तो सभी स्त्रियां पहनती थी उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। परंतु वह कभी किसी भी चूड़ियों के पैसों में नहीं बेचता था। मतलब अगर मान लो किसी को चूड़ी देता था तो चूड़ी के पैसे नहीं लेते थे। क्या लेता था? उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। क्या था? पैसे नहीं लेकर क्या लेता था वो? वस्तु लेता था। वस्तु विनिमय क्या होता है? एक वस्तु देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु लेना। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू से लोग चूड़ियाँ ले जाते थे और उसको बदले में अनाज दी जाती थी। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। ये उसकी विशेषता हो गई कि बदलू कैसा था? सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। मतलब कि जब भी कोई उत्सव वगैरह होते थे तो वो उसमें जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, ये कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहा है कि मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह में जरा सी बात पर बिगड़ गया था। कौन? बदलू। और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसके घर वाले को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए भी मिलते। इसी वजह से तो कहा जा रहा है कि शादी और विवाह के अवसरों पर वो जिद पकड़ लेता था, क्योंकि उसको नेक मिलता था। क्या क्या मिलते थे उसको शादी वगैरह में? उसकी स्त्री को कपड़े मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, पगड़ी मिलती थी और रुपए मिलते थे। आगे देखिए। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। यदि किसी की स्त्री के हाथों में वह कांच की चूड़ियाँ देख लेता था तो अंदर ही अंदर कुट उठता था। मतलब उसको बहुत गुस्सा आता था। किस बात से चिढ़ थी बदलू को? कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। और कभी कभी तो दो चार बातें सुना देता था। मतलब जो स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहने हुई दिख जाती थी तो वो उन पर बहुत ही गुस्सा करता था, चिढ़ता था उनसे। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में पूछता, कभी शहर के जीवन के बारे में पूछता। जब लेखक अपने मामा के यहाँ जाता और बदलू के पास जाता तो बदलू उससे क्या पूछता था कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, घर पे सब अच्छे हैं, और तुम्हारे शहरी जीवन कैसा है, शहर में क्या होता है, उसके बारे में बदलू लेखक से पूछता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात तो और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। क्या कह रहा है? कि वहाँ पे तो सब कुछ होता है शहर में, तो वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। बदलू ने क्या कहा कि वहाँ पे तो औरतें अपने जो आदमी है उसका हाथ पकड़ के सड़कों पर घूमती है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, तो लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाए। अब इस लाइन में उन्होंने क्या कहा है? व्यंग कहा है। ये बात जो कही है बदलू ने कि उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, तो लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाए, तो इसने इसमें व्यंग किया है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर करता था। किसकी? लेखक की। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। क्या बचा कर रखता था? गाय होती थी
तो वो क्या बचा के रखता था? मलाई। आम की फसल में तो मैं रोज़ उसके यहाँ से 2-4 आम खाता था। हाँ, जब आम की फसल होती थी तो लेखक क्या खा के आता था उसके यहाँ से? 2-4 आम खा के आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। लेखक ने क्या बात बताई कि अब उन्होंने बताया कि जब भी वह वहाँ जाता था तो उसको मलाई तो और आम भी खाने को देता था, लेकिन सबसे अच्छा उसको क्या लगता था? जो बदलू उसको रंगीन लाग की गोलियां देता था वो उसको सबसे अच्छी लगती थी, क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद होती हैं। तो लेखक भी उस समय छोटा था, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था, परंतु एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। गर्मी की छुट्टी होती है तो आप सभी लोग भी अपने मामा के यहाँ जाते हैं, तो बदलू भी अपने मामा के यहाँ गर्मी की छुट्टियों में जाता था और जब स्कूल खुलती थी तो वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, यानी कि 2-3 बार ही गया। आप आगे बाद में क्यों नहीं जा सका, उसका वो कारण बता रहे हैं। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बाद में क्यों नहीं जा सका लेखक? क्योंकि उसके पिता का जो स्थानांतरण है, ट्रांसफ़र है, वो किसी दूसरे देश में, दूसरे शहर में हो गया था, जो कि क्या था? दूर था। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव में न जा सका, क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया, बदली हो गई थी और वो भी दूर थी, तो इस कारण से वो मामा के यहाँ नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही थी। अब 8-10 साल बाद में जब हम अपने मामा के वहाँ जाता है तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब वो छोटा रहा नहीं जो लाख की गोलियों से खेले, इसलिए तो उसने कहा है कि मैं इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की चूड़ियों में मेरी रुचि नहीं रही थी। अतः गाँव में तो होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया है कि मैं मामा के वहाँ गया हुआ था, तो काफ़ी दिनों तक मुझे ध्यान नहीं आया कि मुझे बदलू के यहाँ भी जाना है। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ी भी पहन रही थी। जब लेखक 8-10 वर्ष बाद में अपने मामा के वहाँ जाता है तो क्या चेंज देखता है, क्या बदलाव देखता है कि उसने देखा कि गांव की जो सारी स्त्रियां थी उसने कांच की चूड़ियाँ पहने रखी है। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी, मतलब बहुत कम ने लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी, सब स्त्रियों ने कांच की चूड़ियाँ पहन रखी थी। तब एक दिन से ऐसा मुझे बदलू का ध्यान आया। फिर उनको देख कर के मुझे ध्यान आया कि पहले सब लाख की चूड़ियाँ पहनते थे, अब ऐसा क्या हुआ कि लाख की चूड़ियाँ कम और कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा पहनी जा रही है। तो इसको ध्यान में रखकर उसको बदलू की याद आ जाती है। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी थी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। ये लेखक क्या कह रहे हैं कि जब मैं वहाँ मामा के गया हुआ था तो बारिश थी, तो जो मामा की लड़की है, छोटी लड़की, तो वो आंगन में गिर गई थी और उसके हाथ में क्या हो गया? कांच की चूड़ी पहने हुई थी, वो उसके हाथ में चुभ गई, कलाई में घुस गई और उसके खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, यानी कि उसको जो लेखक है उनको ही जो बहन थी उसके मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी से ऐसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिलने जाऊं। फिर लेखक को किसकी याद आती है? बदलू की याद आती है, तो वो उससे मिलने जाता है। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। कहाँ चला गया? उसके घर। किसके? बदलू के घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। जब लेखक बदलू के घर जाता है तो उसने क्या देखा कि बदलू है वो नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि बदलू का जो घर का आंगन था, जो खुली जगह थी, उसमें किसका पेड़ था? नीम का पेड़ था, जहाँ पर बैठ के चूड़ियाँ बनाता था। नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था बदलू। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। जब लेखक वहाँ पहुँचता है तो उसका अभिवादन
करते हैं और क्या कहता है कि बदलू काका नमस्ते। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, क्योंकि 8-10 वर्ष बाद में काफ़ी कुछ बदल जाता है। तो जो बदलू है वो भी लेखक को नहीं पहचान पाया। मैं हूँ जनार्दन काका। अब इसमें लेखक ने अपना नाम क्या बताया है? जनार्दन नाम बताया है। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। तो लेखक क्या कहते हैं कि मैं जनार्दन हूँ काका, और आप जब मैं छोटा था आप मुझे जो रंगीन गोलियां बना कर देता था, मैं वही जनार्दन हूँ। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। उसने अपना परिचय बताया कि मैं छोटा था तब आप मुझे रंगीन गोलियां बना कर देते थे। फिर भी बदलू को कुछ याद नहीं आता है। तो ऐसा लगता है जैसे उसकी याद अतीत के चित्र को उतार रही हो, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा। फिर लेखक क्या कहते हैं कि हाँ, इधर काफ़ी समय से मेरा आना नहीं हुआ, और फिर ऐसा कहते वो खाट पर बैठते हैं, चारपाई पर बैठते हैं। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझसे उसकी मचिया ही नज़र आई, न भट्टी। फिर लेखक थोड़ी देर बदलू के पास बैठे रहे। काफ़ी दिन में गए थे, तो उन्होंने इधर उधर देखा तो न तो उसका मछिया आया जिस पर वो बैठ के अपनी लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था, और न ही भट्टी लेखक को दिखाई दी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। जब लेखक को मछिया और भट्टी कुछ दिखाई नहीं देता है तो वो क्या पूछता है कि काका आजकल काम नहीं करते क्या? तो बदलू क्या कहता है, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, यानी कि अब कोई चूड़ियों की मांग ही नहीं करता है, बना के क्या करूँ। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह बहुत देर चुप रहा। फिर बदलू क्या कहता है कि गांव में अब कांच की चूड़ियाँ पहनने लग गई, और फिर ऐसा कहकर वो थोड़ी देर चुप हो जाता है। फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। आप इसमें देखो उसके मन की जो व्यथा है वो भी स्पष्ट हो रही है, और उसका जो धंधा ठप हो जाता है वो भी स्थिति इसमें सामने आ रही है कि कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ जाने से, मशीनी युग आ जाने से कैसे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। मशीनी युग से जितने फ़ायदे हैं, जिससे काम जल्दी होता है, लेकिन उससे क्या है, बेरोज़गारी भी बढ़ी है। लेकिन कांच कितना खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। फिर लेखक क्या कहते हैं, कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, किसी की भी छुप जाता है और टूट भी जल्दी जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। फिर क्या कहता है बदलू कि ना, आकाश तो नाजुक होता है। फिर उसके एकदम से खांसी आ जाती है, मतलब अब उसके पास कोई काम नहीं रहा, तो धीरे धीरे उसको बीमारियां भी घेरने लग जाती हैं। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। लेखक ने क्या सोचा कि इसके दमा होगा जब भी इसके कोई खांसी चल रही है। अवस्था के कारण, यानी कि उम्र बढ़ने के कारण शरीर भी क्या था, डल चुका था, मतलब धीरे धीरे बुढ़ापे के लक्षण नज़र आ रहे थे। उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई थी। ये सब क्यों है? आर्थिक स्थिति के कारण हो रहे हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, कमज़ोर होती जा रही थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला। फिर बदलू को ऐसा लगता है कि लेखक ये सोच रहा होगा कि उसको कोई बीमारी है, तो वो इसी की शंका को भांप लेता है और कहता है, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही तो 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है।
जब लेखक ने बात सुनी तो लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि बदलू के अंदर कोई व्यथा है, कोई पीड़ा है। और पीड़ा होना स्वाभाविक है क्योंकि उसका जो कार्य था वो बंद हो चुका था, काम धंधा बंद हो चुका था, तो ये व्यथा उसके अंदर थी। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, मतलब कितने लोगों को बेरोजगार बना दिया। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर ये बातें होती है तो फिर दोनों बीच में मौन हो जाते हैं। आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा। फिर लेखक है जो बात का विषय बदल देते हैं। लाख की चूड़ियों के बारे में बात न करके वो अब फसल के बारे में बात करते हैं। तो पूछते हैं कि काका आपकी आम की फसल कैसी है? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लह कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, हरी रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले आना। फिर जब लेखक ने उससे आम की फसल के बारे में पूछा तो थोड़ा खुश होकर बोला कि फसल तो बहुत अच्छी है। फिर अपनी बेटी का नाम क्या है इसमें? रज्जू। जो बदलू है उनकी बेटी का नाम क्या था? रज्जू। तो उसको आवाज़ देता है। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, मुखातिब होकर मतलब लेखक की ओर देखकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। कि मुझे अब याद नहीं रहा, पहले तुम आते थे, क्यों कि तुम जब भी लेखक वहाँ पे जाता था तो बदलू उसको आम खिलाता था, इसलिए वो क्या कह रहा है बदलू कि माफ़ करना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? कौन कह रहा है ये? बदलू कह रहा है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। फिर लेखक को क्या याद आ गई? आम के साथ साथ उसको मलाई की भी याद आ गई। तो उसको फिर गाय की याद आ जाती है। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। फिर लेखक क्या पूछता है कि गाय तो अच्छी है ना? गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दिए, कहाँ से खिलाता। जब उसका धंधा ठप हो गया, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, तो फिर क्या कह रहा है कि 2 साल हो गए बेच दिया। जब खुद के खाने के लिए पूरा पर्याप्त नहीं होता है तो मैं उसको कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से डलिया में ढेर सारे आम ले आई। किसमें? डलिया में। जो लकड़ी की बनी होती है टोकरी, उसको बोलते हैं डलिया। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। फिर लेखक क्या कहते हैं कि ये तो बहुत सारे आम हैं, मैं इतने थोड़ी खा पाऊँगा। वाह वाह भैंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 आम एक वक्त में यानी एक समय में खा जाता था। आप लोग की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 2-4 आम छांट दो, सिंदूरी वाले देना। अब इसमें आम की नस्ल और बताइए, क्या बताइए? सिंदूरी वाले आम देना जो कि खाने में मीठे होते हैं। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है, यानी कि जो पेड़ है वो अभी लगाया था उसमें आम आए थे। रज्जू ने 4-5 आम अंजूरी में लेकर मेरी ओर बढ़ा दी। अंजूर यानी दोनों हाथों को मिला करके उसमें आम रख के लेके आती है और फिर उसको किसको? लेखक को देती है। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। जब लेखक ने रज्जू के हाथ में से जब आम लेने लगा तो उसकी नज़रें उसके हाथों पर रुक जाती है। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। जो रज्जू थी उसके हाथ गोरे थे और गोरी कलाइयों में कांच की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। जब लेखक उस चूड़ियों को देख रहा था तो बदलू समझ गया। फिर क्या कहता है, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। बदलू क्या कहता है कि यही जो जोड़ा बचा है वो आखिरी जोड़ा था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। और वो जोड़ा कब बनाया था कि गांव के जमींदार की बेटी का विवाह था, तब ये जोड़ा लाख की चूड़ियों का जो जोड़ा है वो जब बनाया था। 10 आने मुझे पैसे दे रहे थे, यानी कि बहुत कम पैसों में वो दे रहे थे और पैसों में लेखक बेचता भी, बदलू था बेचता भी नहीं था। तो जो जमींदार था वो 10 आने में मुझसे ख़रीद रहा था तो मैंने उसको जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम
ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। फिर लेकर वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद वापस आ जाता है। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। फिर उन्होंने क्या, हार कर भी हार नहीं मानी, मतलब वो वस्तु विनिमय का कार्य करता था, मतलब वस्तु के बदले वस्तु लेता था। उसने अपना चूड़ा पैसों में नहीं बेचा। तो इसलिए कहा है बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, मतलब मन पैसों में नहीं दिया और कम पैसों में उसको नहीं बेचा। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। इसलिए कहा है क्योंकि जमींदार है जो कम पैसों में खरीदना चाहता था, और जो बदलू था वो कम पैसों में बेचना नहीं चाहता था। क्यों? और इससे उसके व्यक्तित्व की बात स्पष्ट दिखाई देती है, उसके स्वाभिमान की बात दिखाई देती है। तो ये कहानी थी कामता नाथ की जो हमने पढ़ी। आप सभी इस कहानी को अच्छे से और पढ़ें और इसमें से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है वो बनाइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और बाकी के प्रश्न हैं वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।